Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes. गाइस JIGL की क्लास के अंदर लास्ट क्लास में हमने JIGL में अपना एक चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम था लॉ रिलेटिंग टू टोट्स। लॉ रिलेटिंग टू टोट्स हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था टोट क्या होता है। टोट का मतलब होता है रॉन्ग। रॉन्ग मतलब असिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग। टोट क्या होता है? रॉन्ग। रॉन्ग मतलब असिविल रॉन्ग। और इसमें भी क्या इंक्लूड नहीं होता? नॉट इंक्लूड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इंक्लूड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इंक्लूड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसमें नहीं आता? इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द हमारे रॉन्ग में, सिविल रॉन्ग के अंदर नहीं आता। ठीक है ना, टोट्स के अंदर नहीं आता। तो एक तरह से आगे बात करते हैं। हमने बात की थी कि कितने तरह के रॉन्ग होते हैं, टोट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन के बारे में हमने बात की थी। हमने एक कंसेप्ट के बारे में बात की थी कि भाई कंसेप्ट ऑफ डैमनम सिने इंजूरिया क्या होता है, या इंजूरिया सिने डैमनम क्या होता है। हमने ये सारा बात की थी हमने लास्ट क्लास में। क्लियर है ना? लास्ट वीडियो में हमने इंजूरिया सिने डैमनम तक अपना कर लिया। ठीक है, आगे हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं। आज की अपनी अगली वीडियो शुरू करते हैं और एक अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा लीगल रेमेडी। क्या होता है लीगल रेमेडी? लीगल रेमेडी दैट दिस मीन दैट टू कॉन्स्टिट्यूट अ tort the wrongful act must come under the law, that is there should be a remedy to the sufferer against the tort feasor। क्या होता है? टोट के अंदर दो पार्टी होती है। एक होती है टोट फीजर। क्या होती है? टोट फीजर, जिसको बोलते हैं डिफेंडेंट। जिसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। जिसकी वजह से डैमेज हुआ, जिसकी वजह से इंजरी हुई, जिसकी वजह से डैमेज हुआ, या फिर जिसकी वजह से इंजरी हुई। क्लियर है? उसे बोलते हैं जिसकी वजह से, जिसने कोई ऐसा काम किया, जिसने कोई ऐसा रॉन्गफुल काम किया जिसकी वजह से डैमेज हुआ, इंजरी हुई, उसको टोट फीजर बोलते हैं। और एक होता है सफरर। सफरर जिस पर्सन को नुकसान हुआ, जिस पर्सन को लॉस हुआ, जिस पर्सन को इंजरी हुआ, उसे बोलते हैं सफरर। है ना? तो मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट टू कॉन्स्टिट्यूट अ tort the wrongful act must come under the law, that is there should be a remedy। ये कहना चाह रहा है लीगल रेमेडी का मतलब होता है कि there should be a remedy to the sufferer against the tort feasor। there are two type of remedy, judicial remedy, extra judicial remedy। पहला क्या होता है? जुडिशियल रेमेडी। दूसरा क्या होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। ये कहना चाह रहा है कि दिस मीन दैट टू कॉन्स्टिट्यूट अ टोट, अगर हमें ये कहना है कि ये टोट है, तो यहाँ पे लॉ के अंदर कोई
रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए और वहां पे एक रेमेडी भी होनी चाहिए जो कि किसको मिले, सफरर को मिले, और किसके अगेंस्ट मिले, टोर्ट फीसर के अगेंस्ट मिले। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रेमेडी इन टोट। रेमेडी इन टोट, रेमेडी इन टोट, दो तरह की रेमेडी होती है टोट के अंदर। पहला जुडिशियल रेमेडी, दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी के अंदर क्या क्या आता है? जुडिशियल रेमेडी के अंदर आता है इंजेक्शन। जुडिशियल रेमेडी के अंदर आता है इंजेक्शन। दूसरा डैमेजेस। तीसरा स्पेसिफिक रीइंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रीइंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। जुडिशियल रेमेडी के अंदर क्या आता है? आप कोर्ट से इंजेक्शन ले सकते हो, जो भी डैमेजेस हुआ है उसके अगेंस्ट अपना कंपनसेशन ले सकते हो, या स्पेसिफिक रीइंस्टीट्यूशन कर सकते हो प्रॉपर्टी का। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या होती है? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्री पास, प्रिवेंशन ऑफ ट्री पास, प्रिवेंशन ऑफ ट्री पास। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ ट्री पास। ट्री पास का होता है कि जबरन अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाता है उसको रोकना। तीसरा री एंट्री ऑन लैंड, री एंट्री ऑन लैंड। और चौथा होता है अबेटमेंट ऑफ नुइसेंस, अबेटमेंट ऑफ नुइसेंस, अबेटमेंट ऑफ नुइसेंस। तो ये होता है हमारे पास रेमेडी। अलग अलग तरह की हमारी रेमेडी होती है। पहला होता है जुडिशियल रेमेडी, दूसरा होता है हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी के अंदर हमारे पास आता है इंजेक्शन, डैमेजेस और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। और जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल में हमारे पास आता है सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्री पास। ट्री पास में मतलब अतिक्रमण बोलते हैं इसको। किसी के कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके घर में घुस रहा है तो उसको रोकना। री एंट्री ऑन लैंड। और तीसरा अबेटमेंट ऑफ नुइसेंस। अबेटमेंट मतलब खत्म करना, नुइसेंस का मतलब होता है रुकावटों को खत्म करना, रुकावटों को खत्म करना। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या होती है? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या होती है?
एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में क्या होता है, वो रेमेडी जो सेल्फ डिफेंस के रूप में हो सकती है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रीपास के रूप में हो सकती है, एंट्री ऑन लैंड के रूप में हो सकती है, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस के रूप में हो सकती है। दीज रेमेडी कुड बी सेल्फ डिफेंस। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी आपका सेल्फ डिफेंस, जैसे आपका क्या हो गया सेल्फ डिफेंस। आत्म, इसको बोलते हैं आत्मरक्षण करना, आत्मरक्षण करना। If find a drunkard stranger in his room who has no business to be there in it and is thus a trespass, he is entitled to get rid of him, if possible without force. But if that not possible with such a force as the circumstances of the case may warrant. आपके घर में कोई बाहर से आके शराबी आदमी घुस गया जिसका आपको कोई लेना देना नहीं था, कोई आपके घर में आपकी मर्जी से अंदर घुस गया, आप उसको पहले तो बोलो कि भाई घर से निकलो, अगर वो नहीं निकल रहा तो आप जो भी आपको अपने सेल्फ डिफेंस में यूज़ लगे, जो भी सिचुएशन आपको ठीक लगे, आप उसके हिसाब से अपना एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? आपके घर में कोई बाहर का आदमी ज़बरदस्ती घुस जाए, आपके घर में कोई शराबी घुस जाए, और क्या आप उसको ऐसे ही रहने दोगे? उसको निकालोगे ना, चाहे आपको मार पिटाई करनी पड़े, लेकिन उसको निकालोगे। ये होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। आगे हमारे पास कंसेप्ट आता है, पढ़ते हैं। आगे हमारे पास कंसेप्ट आता है मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है मेंस रिया का? मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। इसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। माइंड भाई, मेंस रिया का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि भाई एक पर्सन को लॉ ऑफ टॉट के अंदर, एक पर्सन को लॉ ऑफ टॉट के अंदर, एक पर्सन को लॉ ऑफ टॉट के अंदर लाइबल होने के लिए, लाइबल होने के लिए, एक पर्सन को लॉ ऑफ टॉट के अंदर लाइबल होने के लिए उसका कितना गिल्टी माइंड होना चाहिए। लॉ मैंसरिया हमें ये बताता है कि एक पर्सन का लॉ ऑफ टॉट के अंदर लाइबल होने के लिए उसका कितना गिल्टी माइंड होना चाहिए, कितना गिल्टी माइंड उसका होना चाहिए, ये हमें मैंसरिया बताता है। अब इसको पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। How far a guilty mind of a person is required for liability of tort? General principle lie in this maxim. Octus non facit, यहाँ पे एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसका नाम है ऑक्टोस नॉन फेसिट रियम नीसी मैंसिट्रास, मैंसिट्रस। ऑक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मैंसिट्रस, यहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, बात करते हैं। द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट, लिखते हैं क्या कहता है ये प्रिंसिपल। द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट
no guilt in the absence of in the absence of guilty mind. आपने कोई गलत काम किया बट आपको वो गलत काम करने की मंशा नहीं थी, आप नहीं चाहते थे कि मुझसे कोई गलत काम हो, आपसे अनजाने में गलती से वो काम हो गया, तो उसे बोलते हैं कि भाई नो गिल्ट। वहां पे नो गिल्ट होता है, वहां पे गिल्टी माइंड नहीं होता। It does not mean that for the law of tort the act must be done with an evil motive, but simply means the act must be done either with wrongful intention or negligence। भाई ये कहना चाह रहा है लॉ ऑफ टोट के अंदर, लॉ ऑफ टोट के अंदर, लॉ ऑफ टोट के अंदर अगर लाइबिलिटी, अगर कोई पर्सन लाइबल हो रहा है वो तब लाइबल होगा लॉ ऑफ टोट के अंदर, अगर कोई पर्सन लाइबल होना है, अगर कोई पर्सन लाइबल हो रहा है तो वो तब लाइबल होगा जब उसकी किसी काम को करने की गलत इंटेंशन, किसी काम को करने की गलत इंटेंशन हो। द जनरल प्रिंसिपल लाई इन द मैक्सिमम ऑक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी मेंस सिट्रेस। इसका मतलब ये है कि द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट। इसका मतलब क्या है, पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ना। इसका मतलब ये है द एक्ट itself, the act itself creates, the act itself creates no guilt in the absence of, पॉइंट नंबर वन, इसको पॉइंट में लिखना। द एक्ट itself create no guilt in the absence of guilty mind। पहला पॉइंट तो ये कि भाई अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो वहां पे कोई एक्ट जो है गिल्ट नहीं होगा। सही होगी। दूसरा, it does not mean that, it does not mean that, it does not mean that for the law of tort, for the law of tort the act must be done for the law of tort the act must be done with an evil motive। भाई आपने कोई काम किया और लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर अगर आपको लाइबल होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो भावना थी उस गलत काम को करने की एक किस जैसी थी, एक किसी शैतान की तरह थी, किसी एक दानव की तरह थी कि भाई आप किसी को बहुत ही नुकसान पहुंचाना चाहते थे, बहुत मारना ही चाहते थे, वो वाली भावना नहीं होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन का, अगर हमें क्या कहना है कि ये पर्सन लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर या ये एक्ट लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर कवर होगा, तो हम सिंपल ये कहेंगे बट सिंपली मीन दैट, बट सिंपली मीन्स that the act must be
डन आइदर विद wrongful इंटेंशन और नेग्लिजेंस। अगर आपने कोई काम एक wrongful अगर आपने कोई काम एक wrongful इंटेंशन या नेग्लिजेंस के साथ किया है तो वो क्या है, वो आपका मैंसरिया के अंदर कवर होगा। वो आपका क्या है, वो आपका wrongful एक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं क्या है काइंड ऑफ टॉर्चर्स लाइबिलिटी। काइंड ऑफ टॉर्चर्स लाइबिलिटी काइंड ऑफ टॉर्चर्स लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? टॉर्चर्स लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, बात करते हैं। काइंड्स ऑफ टॉर्चर्स लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। यहाँ पे सबसे पहले कहता है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। टॉर्चर्स लाइबिलिटी क्या होती है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ये कहता है इन सम टोर्ट डिफेंडेंट इज लाइबल इवन थ्रू द हार्म टू द प्लेंटिफ अकर्ड विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस ऑन द डिफेंडेंट पार्ट। दैट इज द डिफेंडेंट इज हेल्ड लाइबल विदाउट हार्म। कई बार क्या होता है, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर ये कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, इन सम टोर्ट्स, कुछ ऐसे गलत काम होते हैं, कुछ ऐसे टोर्ट्स होते हैं जहां पर क्या होता है, द डिफेंडेंट इज लाइबल। डिफेंडेंट जो है, जो रोंगफुल एक्ट करता है, वो लाइबल होता है इवन थ्रू द हार्म टू द plaintiff occurred without intention or negligence on the defendant part। Without intention या फिर negligence on the defendant is part। ये कहना चाह रहा है कि भाई कई बार कुछ ऐसे टोट होते हैं, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर कुछ ऐसे टोट होते हैं, डिफेंडेंट तब भी लाइबल होगा चाहे एक प्लेंटिफ को, प्लेंटिफ का मतलब यहाँ पे सफरर है, सफरर, चाहे एक प्लेंटिफ को कोई हार्म हुआ है, कोई हानि हुई है, और वो हानि विदाउट, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी नेग्लिजेंस, डिफेंडेंट की किसी नेग्लिजेंस के या इंटेंशन के बिना अगर वो हार्म हुई है तब भी डिफेंडेंट लाइबल होगा। तब भी क्या होगा, डिफेंडेंट होगा। आपसे कोई गलती हो गई, आपकी वो गलती करने की कोई ना तो नेग्लिजेंस थी ना कोई इंटेंशन थी, बट फिर भी हो गई, आप क्या होगे, लाइबल होके यहाँ पर चलोगे। फिर भी आप क्या होगे, लाइबल होके यहाँ पर चलोगे। क्लियर है, समझ आ गई? फिर भी आप लाइबल होके यहाँ पर चलोगे। ये कहता है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये क्या कहता है, ये कहता है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी।
अब आगे आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब हमारे पास आता है क्या प्रिंसिपल है एब्सोल्यूट लायबिलिटी के। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, it is the fundamental principle of law that सिक, यहाँ पे एक प्रिंसिपल है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है सिक अतेयर थियो अत अलियनम नॉन लीदास सिक अतेयर थियोतम्स अलियनम नॉन लीदास। यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, ये आपको एंजॉय करना। इसका मतलब होता है मीन्स enjoy your own property, enjoy your own property, अपनी प्रॉपर्टी को in such a manner has not to injure another person। ये कहना चाह रहा है enjoy your own property in such a manner has not to injure another person। आप अपनी प्रॉपर्टी को उस तरह से इंजॉय करोगे जिस तरह से दूसरे पर्सन को कोई क्या ना हो। इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को यूज करोगे कि भाई दूसरे पर्सन को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्लियर? बट कई बार क्या होता है ऐसे सिचुएशन में भी आप अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहे हो बट दूसरे पर्सन को क्या हो जाती है, हार्म हो जाती है, इंजरी हो जाती है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है आप अपनी प्रॉपर्टी में रह रहे हो लेकिन दूसरे पर्सन को क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, हार्म हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी लग के यहाँ पर चलता है। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी यहाँ पे लग के चलता है, जिसमें हो सकता है कि आपकी गलत ना करने की कोई भावना नहीं थी, आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, बट फिर भी आप क्या होगे, लायबल हो गया पर चलोगे। समझ आ गए? फिर भी आप क्या होगे, लायबल होके यहाँ पर चलोगे। अब आ जाते हैं आगे, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पहला था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एक होती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एक होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक होती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जिसमें क्या होता है कि भाई आपकी कोई इंटेंशन भी नहीं थी, आपकी कोई नेग्लिजेंस भी नहीं थी, बट फिर भी किसी प्लेंटिव को हानि हो गई, इंजरी हो गई, और उस चीज के लिए डिफेंडेंट क्या होगा, लायबल होगा। एक्सेप्शन टू दिस रूल, डिफेंडेंट कब लायबल नहीं होगा, एक्सेप्शन टू द स्ट्रिक्ट, और जो ये रूल है इसको रेलैंड वर्सेस फ्लेक्चर रूल भी कहते हैं, इसको रेलैंड वर्सेस फ्लेक्चर रूल भी कहते हैं। एक्सेप्शन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल, इंग्लैंड का ये रूल है,
जिसको रेलैंड वर्सेस फ्रैक्चर रूल भी कहते हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगती है कि भाई आप लाइबल होंगे, अच्छे से स्ट्रिक्टली आपके ऊपर लाइबिलिटी लगेगी ग्लैंड का लोड। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन होती है। कहाँ पर ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला जो रूल है, जो ये रेलैंड वर्सेस फ्रैक्चर वाला जो रूल है, ये कहाँ नहीं लगेगा? डिफेंडेंट किन किन सिचुएशंस में एज पर दिस रूल जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं होगा, वो लाइबल नहीं होगा। कब लाइबल नहीं होगा? जहां पर डिफॉल्ट ऑफ द क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है, क्लेम मतलब जो सफरर है या फिर जो प्लेंटिव है, अगर उसका क्या है डिफॉल्ट, एक्ट ऑफ गॉड, मान लो नुकसान हुआ है वो नेचुरल क्लैमिटी के कारण हुआ है, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, है ना भाई, कहीं पे कुछ हो गया एक्सीडेंटल, कुछ भी नेचुरल वो हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, फ्लड आ गया या अपना काफ़ी भारी वो आ गया, साइक्लोन आ गया, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, तो वहाँ पे भी ये जो रेलैंड वर्सेस फ्लैक्चर वाला रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये रूल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कंसेंट है, क्लेमेंट ने क्या कर दिया है, कंसेंट दे दी है, और एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, जहां पर किसी थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से क्या हो रहा है, चीजें हो रही है, क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है, समझ आ गए? यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, और यहाँ पर जो रूल स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अब दूसरा आता है हमारे पास एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, नो एक्सेप्शन फ्रॉम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के केस में क्या होता है, एक्सेप्शन नहीं होती। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में एक्सेप्शन होती है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस क्या कहता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहता है कि भाई कई बार चाहे आपकी क्या हो, वो क्या आपकी क्या हो, कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहती है कि चाहे आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन कुछ आपसे गलत हो गया अनजाने में, भाई वहां पे क्या होगा, आप लाइबल होगे, और वहां पे कुछ एक्सेप्शन है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या कहती है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, द रूल ले डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है। ये क्या है, द रूल ले डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रूल है, जो कि ओलियम गैस लीक केस था उसके द्वारा ये रूल बना था। ये केस हुआ था ओलियम गैस लीक, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल निकाला, इसमें बोला गया, ध्यान से सुनना, वेयर एन एंटरप्राइज, वेयर एन एंटरप्राइज इज engaged in a hazard, hazard होता है खतरनाक, engaged in a hazard और inherently dangerous activity, inherently dangerous activity। तो अगर कोई ऐसी बिजनेस या कोई ऐसा एंटरप्राइज या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसमें एंगेज है, किसी हैजर्ड या इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में, enterprise is strictly and absolutely liable to the compensate all those people who affected by the accident and such liability is not subject to exception। और इसमें कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर
किसी भी वर्कर को, वहाँ पे काम करने वाले लेबर को कोई नुकसान हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, उनकी पूरी की पूरी एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी। Enterprise cannot accept liability by showing it has taken all reasonable care and there was no negligence on this part. एंटरप्राइज बच नहीं सकती, एंटरप्राइज अपने आप को बचा नहीं सकती ये कह के कि भाई उन्होंने तो सारे के सारे अच्छे से जितनी भी केयर करनी थी सारी की थी और उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा कह के वो बच नहीं सकती। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आप लायबल होंगे। दिस प्रिंसिपल हाउएवर हैव बीन रेयरली अप्लाइड सिंस इट वाज प्रोमोटेड। ये रेयरली अप्लाई हुआ है, लेकिन ये कहता है चाहे आपने सारी केयर भी की, चाहे आपकी नेग्लिजेंस भी नहीं थी, बट फिर भी आप पूरे का पूरा क्या होंगे, लायबल रहोगे। ये ओलियम गैस लीक केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूल निकाला था। ठीक है, समझ आ गए। तो ये आपका क्या है, इस केस में आपको क्या नहीं मिलेगी किसी भी तरह की, अगर ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला केस है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में आपको हो सकता है कि कहीं पे आपको एक्सेप्शन मिल जाए, रेलैंड वर्सेस फ्लेक्चर रूल में आपको कोई कहीं पे क्या मिल जाए, एक्सेप्शन मिल जाए, लेकिन ओलियम जो गैस लीक केस था उसके आधार पर जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था उसमें आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। ये होता है आपका यहाँ तक। आज यहाँ तक करो, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। अभी के लिए इतना ही है। इसमें